जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एनसीईआरटी क्लास 7th की ज्योग्राफी से जो है चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। आप यदि क्या कहते हैं क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के जो है एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी सीरीज करके प्लेलिस्ट बना होगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर के 1, 2, 3 चैप्टर को देख सकते हैं। आप यदि किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं जैसा कि बीपीएससी ट्री 4.0 या बीपीएससी रेलवे एसएससी किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं जिसमें क्या कहते हैं ज्योग्राफी या जीके जीएस पूछा जाता है, उस एग्जाम के लिए यह वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज की इस चैप्टर का जो नाम है वो वायु नाम है, एयर नाम है। वायु से रिलेटेड बातों को जो है हम लोग पढ़ेंगे आज की इस चैप्टर में एनसीईआरटी से। अब देखिए जैसा कि 4 चैप्टर का नाम है वायु। अब देखिए क्या है पॉइंट कि हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। यानी वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी पर जो है सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? वायुमंडल प्रदान करता है। एवं सूरज की किरणों के हानिकारक प्रभावों से जो है हमारी रक्षा करता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि सूरज, इसी चैप्टर में आगे बात करेंगे कि सूरज से 2 प्रकार की किरणें निकलती है और वह दोनों प्रकार की किरण में से कौन सी प्रकार की किरण हानिकारक है और कौन हमें जो है हानिकारक किरण को जो है पृथ्वी पर आने से रोकता है। इन बात को हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूरज की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। कौन? वायुमंडल ने बनाया है। अब देखिए यह पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडल का संगठन, यानी कि वायुमंडल में कौन कौन सी जो है वो गैसें पाई जाती है। तो देखिए सबसे अधिकतम जो पाई जाने वाली गैसें हैं वो नाइट्रोजन है, जो 78% इस वायुमंडल में पाए जाते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो 21% पाए जाते हैं। याद कर लीजिएगा क्योंकि हमारे एग्जाम में इसका परसेंटेज पूछा जाता है। तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% जो है वो पूछे जाते हैं। कितने परसेंट? तो 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। आर्गन जो है वो कितने पाए जाते हैं? 0.93% पाए जाते हैं, लगभग 1% के बराबर पाए जाते हैं। अदर गैसेस जो है वो 0.04% पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पॉइंट क्या दिया गया है कि क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैस का क्या है? मिश्रण होता है। हम लोग जिस वायु का क्या करते हैं? सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं, उसमें एक गैसें नहीं पाई जाती है। उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, अदर गैसेस जो है वो पाई जाती है। देखिए नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी 2 गैस है जिनमें वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है। देखिए नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, इससे ज़्यादा तो कोई और गैस है नहीं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि ऐसी 2 गैस है जिनमें वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैस के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी जो है वो हवा में मौजूद होते हैं। इन गैस के अलावा क्या है? धूल के कण भी मौजूद है। अब चित्र 4.1 में, यानी इसी चित्र के बारे में कह रहा है, वीरता रेख दिया गया है जिसमें वायु की विभिन्न संघटक के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली क्या है? गैसें हैं। कितनी परसेंट? 78% पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। सांस लेने के दौरान जो है नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। जितना परसेंट नाइट्रोजन हम सांस लेने के दौरान अंदर लेते हैं अपने शरीर में, उतना प्रतिशत नाइट्रोजन फिर क्या करते हैं? हमारे शरीर जो है वो बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधे को अपने जीवन के लिए क्या है? नाइट्रोजन की आवश्यकता है। पौधे को क्या है? अपने जीवन के लिए जो है नाइट्रोजन की जो है वो, अभी हम लोग जो है इस पॉइंट को भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है यह पॉइंट अधूरा पौधा वाला रह गया है, इसे पूरा कर लेते हैं।
देखिए क्या है कि परंतु पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। देखिए क्या है कि वायु में जो 78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं, वो पौधा जो है डायरेक्ट इस नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो कैसे लेते हैं? तो देखिए मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में जो है रहने वाले जीवाणु जो है वायु से नाइट्रोजन को लेते हैं। यानी कि इस नाइट्रोजन को जो है उस पौधा या मिट्टी में जो जीवाणु पाए जाते हैं, वो वायु को नाइट्रोजन से लेकर जो है इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधा स्वरूप बदल देते हैं। और स्वरूप जब बदला जाता है तब उस नाइट्रोजन का प्रयोग कौन करता है? पौधा करता है। तो याद रखिएगा, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाए जाते हैं, पौधा उसे डायरेक्ट प्रयोग में नहीं लेते हैं। तो कैसे प्रयोग में लेते हैं? उस पौधा के जड़ के माध्यम से। उस पौधा की क्या होता है? जड़ होता है। उस जड़ के माध्यम से या उस मिट्टी में जो है जीवाणु पाए जाते हैं, उसके माध्यम से इस वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन के जो है स्वरूप को बदल देता है। उसके बाद बदला हुआ स्वरूप का जो प्रयोग करते हैं, वो पौधा प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यह पॉइंट क्या था, इसे भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है, थोड़ा सा जूम कर लूं क्या? देखिए यहाँ क्या दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। किसे? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों कहते हैं? तो देखिए यह जो पृथ्वी है हमारा, यह पृथ्वी, इस पृथ्वी पर क्या होता है कि सूरज की जो किरणें आती है वो प्रवेश करती है, और जब प्रवेश कर जाती है तो हमारी इस पृथ्वी जो है वो गर्म हो जाती है। जब पृथ्वी गर्म हो जाती है और सूरज की किरणें जब क्या कहती हैं आना बंद कर देती है रात के समय को, तब हमारी पृथ्वी जो है वह सूरज की किरणें जो आया रहता है ना, उस सूरज की किरणें को रिटर्न छोड़ती है, यानी विकृत करती है। तो क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सूरज की किरण को पृथ्वी पर आने तो देती है लेकिन जाने नहीं देती है, जिस वजह से हमारा पृथ्वी जो है वो गर्म हो जाता है। ठीक ना, गर्म हो जाता है। इसलिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अब देखिए, और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किसके अभाव में? तो कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो क्या होगा कि जिस तरह जो है वायुमंडल से यानी कि सूरज की किरणें से जो है ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है, उसी प्रकार जो है वह ऊष्मा लौट भी जाएगी। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है पृथ्वी पर ऊष्मा को आने देती है लेकिन लौटने नहीं देती है। पृथ्वी की ऊष्मा को संपूर्ण यानी 100% जो है वो लौटने नहीं देती है, कुछ परसेंटेज को जो है वो बचाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिस वजह से जो है पृथ्वी क्या रहती है? गर्म रहती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किंतु जब कारखाना एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, किसका स्तर? कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, तब इस उष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। जब इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, तब जो है क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापमान कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। याद रखिएगा, जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक ना, पृथ्वी पर जो है ताप बढ़ जाता है। अब देखिए क्या है कि तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ जो है पिघलती है। यानी जब पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि होगा तो इससे क्या होगा कि पृथ्वी पर जो बर्फ जमी रहेगी वह बर्फ पिघलने लग जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि बर्फ पिघलने के परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। क्योंकि बर्फ जब पिघलेगी तो यह पानी का रूप ले लेती है, तो क्या होगा? समुद्र में जो है जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु जो है वो लुप्त हो सकते हैं।
ठीक ना। तो याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। क्या रहती है? गर्म रहती है। इसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है। अब इसकी मात्रा अत्यधिक बढ़ने से क्या होता है कि पृथ्वी पर जो है वो टेम्परेचर की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि बर्फ पिघल जाता है। ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, यहाँ तक जो है हम लोग क्या किए थे? पढ़ लिए थे। अब थोड़ा सा इसे भी पहले ही पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या आप जानते हैं वाले बातों को, इसे भी पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसे देखिए क्या है कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है। देखिए क्या होता है कि वायु गर्म होती है तो वह क्या होता है? हौला होता है, यानी कि वजन उसका क्या होता है? कम हो जाता है, द्रव्यमान में कमी आ जाता है। हल्की होकर ऊपर उठती है, हल्की हो जाती है। वायु गर्म होती है तो फैलती है। क्यों फैलती है? क्योंकि हल्की होती है। और ठंडी वायु सघन और भारी होती है। याद रखना है, सघन और भारी होती है। क्यों सघन और भारी होती है ठंडी वायु? क्योंकि उसमें पानी यानी कि आर्द्रता की मात्रा होती है ठंडी वायु में, और गर्मी वायु में जो है आर्द्रता की मात्रा नहीं होती है। आर्द्रता किसे कहते हैं? जिसमें क्या कहते हैं? हल्का हल्का पानी की मात्रा हो, वाष्प की मात्रा हो। हम लोग अभी और डिटेल में आर्द्रता को इसी चैप्टर में अगले पेज में जो है पढ़ेंगे। ठीक ना। तो आर्द्रता की वजह से ठंडी वायु जो है वो भारी होती है, और क्या कहते हैं, गर्मी जो होती है, गर्म वायु जो होती है वह हल्की होती है, और हल्की होने की वजह से यह ऊपर उठती है, और ठंडी वायु क्या होती है? भारी होती है। इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। किसमें? ठंडी वायु जो भारी होने की वजह से जो है ठंडी वायु को नीचे रहने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। क्या होता है कि जब वायु गर्म होती है तो गर्म होने के बाद हल्की होती है, और जब हल्की होती है तो ये ऊपर उठती है, और जब ऊपर उठती है तो नीचे की जगह जो है वो वायु से खाली हो जाता है, और खाली होने की वजह से ठंडी वायु जो है अब इस हल्की वायु को भरने के लिए, सॉरी, खाली वायु स्थान को भरने के लिए दौड़ती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। ठीक ना। अब फिर दौड़ती है, ठंडी वायु जगह को भर दिया, और भरने के बाद फिर यह वायु गर्म होगी, और गर्म होने के बाद फिर से यह वायु ऊपर उठेगी, और इसी तरह फिर से ठंडी वायु जो है उसे भरने के लिए दौड़ेगी। तो याद रखिएगा कि क्या कहते हैं, वायु गर्म होती है जो वायु, वह वायु क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्या दिया गया है कि ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। यानी ऑक्सीजन जो है वो वायु में दूसरी गैस है जो पाई जाती है अधिकतम मात्रा में 21% पाई जाती है, और नाइट्रोजन का पहला स्थान है। कितना? 78% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ठीक ना। वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं मनुष्य तथा पशु। उसके बाद हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी हरे पादप जो होते हैं वह क्या करते हैं? ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति हो, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के कारण जो है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है यह क्या करती है कि C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल का यह क्या करती है? निर्माण करती है। कौन? तो ये पादप निर्माण करती है। पादप क्या करती है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और जल लेती है, और इन जल के जो है, इन जल और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है। कब रिएक्शन होता है? सूरज की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और इसके बाद जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर जो है ग्लूकोज और क्या कहते हैं? ऑक्सीजन, और उसके बाद जल का निर्माण करती है। तो यही बात यहाँ कहा गया है कि हरे पादप, थोड़ा सा पहले इसे क्या करते हैं? मिटा लेते हैं। ठीक है। तो देखिए यही बात यहाँ कहा गया है कि हरे पादप जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। ठीक है। इस प्रकार क्या होती है? वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। अगर हम वृक्ष को काट देंगे तो वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह कम हो जाएगी और संतुलन बिगड़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद जो महत्वपूर्ण गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड है।
हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस करते हैं। हरे पादप क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है अपना भोजन जो है वो बनाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से जो है वह अपना भोजन बनाती है सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, वापस उसके बाद हम लोग कहाँ थे, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। देखिए क्या होता है कि पौधे जो है श्वसन के दौरान जो है वो ऑक्सीजन को बाहर निकालती है। ठीक है, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, लेकिन मनुष्य जो है श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यानी जो है पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन के दौरान अपने अंदर लेता है। ठीक है, अपने अंदर लेने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में रिएक्ट करने के बाद पौधा ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, लेकिन मनुष्य क्या करता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। यही बात यहाँ कह रहा है कि मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशु द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादप द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस की बराबर होती है, जिससे यह संतुलन क्या होता है, बना रहता है। ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट फिर हमारा क्या है कि परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधन को जलाने से गड़बड़ा जाता है। यानी कि हमारे वायुमंडल में क्या होता है कि जब कोयला और खनिज तेल आदि का ईंधन जलाते हैं हम लोग, तो उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो इससे क्या होता है कि जो है वो बैलेंस बिगड़ जाता है, संतुलन जो है वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो वृद्धि हो जाती है। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करती है। कौन? यह ईंधन, कोयला तथा खनिज तेल का ईंधन। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड करता है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कहाँ से वृद्धि होती है? फैक्ट्री, ईंधन, कोयला, खनिज तेल आदि को जलाने से जो है इसका मात्रा क्या होता है, बढ़ता है। ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है। यह हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, ये है पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद बाहरी मंडल एवं बहिर्मंडल है। ठीक है, अब देखिए यह जो है 1 2 3 4 5 क्या कहते हैं, वो लेयर है, और यह किसका लेयर है, तो वायुमंडल का लेयर है। देखिए जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिया भी गया है। ठीक है, देखिए डायग्राम में क्या दिया गया है ना। देखिए ये क्षोभ मंडल है। ठीक है, ये क्षोभ सीमा तक, यहाँ तक क्षोभ सीमा है। उसके बाद समताप मंडल है। तो इन्हीं बातों को हम लोग क्या करेंगे, अब डिटेल से पढ़ेंगे कि क्षोभ मंडल किसे कहते हैं, समताप मंडल किसे कहते हैं। देखिए क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की क्या है, सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, याद रखना होगा। इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। किसकी औसत ऊंचाई, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई। 1 मिनट रुकिएगा। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। इसी मंडल में मौजूद है कौन, हम जो सांस लेते हैं वह वायु सब इसी क्षोभ मंडल में मौजूद है, और इसी वायु से सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटना, जैसा कि वर्षा, कुहारा, ओला वर्षा इसी परत के अंदर होती है। मौसम की जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी घटनाएं जो है हमें क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा मौसम संबंधी सभी घटना किसमें होती है, क्षोभ मंडल में होती है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं कि किस मंडल में मौसम संबंधी जो है वो घटना होती है, तो क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल कहाँ तक है, तो इसकी औसत जो ऊंचाई है वह 13 किलोमीटर है। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद जो है हम लोग समताप मंडल को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए समताप मंडल क्या है, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग है समताप मंडल। अब यह लगभग क्या है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है।
यह परत बादल एवं मौसम संबंधी घटना से लगभग मुक्त होती है। मौसम संबंधी और बादल संबंधी घटना से क्या होती है? मुक्त होती है, क्योंकि यह मौसम संबंधी घटना, बादल संबंधी घटना जो है हमें किस मंडल में देखने को मिलती है? क्षोभ मंडल में दिखने को मिलती है। और क्षोभ मंडल से ऊपर का मंडल समताप मंडल है, इसलिए समताप मंडल में मौसम संबंधी घटना नहीं मिलती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। तो याद रखिएगा, क्षोभ मंडल जो है यह क्या कहते हैं? मौसम संबंधी घटना के लिए है, और क्या कहते हैं? समताप मंडल में जो है हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। दूसरी पॉइंट याद रखिएगा समताप मंडल से, कि इसमें जो है ओजोन गैस मौजूद होती है। ओजोन गैस मौजूद होती है। क्या होती है? ओजोन गैस जो है, ओजोन गैस मौजूद होती है। उसके बाद गैस की परतें होती है, और यह परतें सूरज से आने वाली हानिकारक गैस से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। देखिए यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं कि सूरज से कितने प्रकार के, इसमें तो नहीं दिया गया है लेकिन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सूरज से जो है, सूरज से क्या होता है कि दो प्रकार की गैस निकलती है। एक तो अवरक्त गैस निकलती है, और दूसरा क्या है कि परावैगनी किरणें निकलती है। ठीक है, परावैगनी। तो याद रखिएगा कि इस अवरक्त को जो है ओजोन पृथ्वी पर जो है आने देती है। ठीक है, आने देती है, लेकिन जो है परावैगनी किरण को ओजोन पृथ्वी पर जो है नहीं आने देती है, और यह परावैगनी किरण हम लोग के लिए क्या है? हानिकारक है। ठीक ना? तो इस परावैगनी किरण को कौन पृथ्वी पर नहीं आने देता है? ओजोन नहीं आने देती है। याद रखिएगा, ओजोन नहीं आने देती है, यानी कि ओजोन हमारे लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। और यह ओजोन किस में पाया जाता है? तो इस समताप मंडल में ओजोन पाया जाता है। और यही समताप मंडल जो है हवाई जहाज उड़ाने के लिए भी क्या माना जाता है? आदर्श माना जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मध्य मंडल है। यानी कि अभी तक हम लोग क्षोभ मंडल पढ़े हैं, समताप मंडल पढ़ चुके हैं, और समताप मंडल की ऊपर क्या है? मध्य मंडल है। ठीक है, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। देखिए क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली थी, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है समताप मंडल फैली थी, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन फैली है? तो मध्य मंडल फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। देखिए उल्कापिंड क्या है? उल्कापिंड कहाँ आकर जल जाते हैं? तो याद रखिएगा, मध्य मंडल में आने पर उल्कापिंड जो है यह जल जाते हैं। नहीं तो अगर हमारी पृथ्वी पर यह उल्कापिंड गिरेगा तो गहरा क्या बनाएगा? गहरा गर्त बनाएगा, गड्ढा का निर्माण करेगा, और इस गड्ढा से हमारे पृथ्वी पर क्या होगा? झील का निर्माण हो जाएगा, और इसी तरह क्या होगा? झील का निर्माण होगा। याद रखना है। तो याद रखिएगा कि जो है पृथ्वी पिंड जो है वो, उल्का पिंड जो है किस मंडल में आकर के जो है वो जल जाते हैं? तो मध्य मंडल में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चौथा परत जो है वो बहरा मंडल, वहरी मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। तापमान क्या होता है? तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल क्या है? इस परत का एक भाग है। यह मंडल जो है 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। कौन सा मंडल? आयन मंडल जो है 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार, देखिए अब यहाँ क्या है? रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। किस परत का उपयोग रेडियो संचार के लिए होता है? तो आयन मंडल के लिए जो है रेडियो संचार का क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? क्षोभ मंडल को पढ़े हैं। क्षोभ मंडल पहला परत था। दूसरा परत जो हम लोग पढ़े थे वो समताप मंडल पढ़े थे, समताप मंडल को पढ़े थे। तीसरा परत जो हम लोग पढ़े थे वो मध्य मंडल को पढ़े हैं, और चौथा परत हम लोग किसको पढ़े हैं? आयन मंडल को पढ़े हैं। क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटना, समताप मंडल में ओजोन गैसें पाई जाती है और हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। और मध्य मंडल में आते आते जो है वो क्या कहते हैं? कौन सा पिंड था? क्या कहते हैं वो जो पिंड था, क्या नाम था उसका? क्या कहते हैं, क्या क्या पिंड मध्य मंडल में आने से जो है
ये उल्का पिंड जो है मध्य मंडल में आते आते क्या होता है, जल जाता है। और आयन मंडल कौन सा, चौथा पिंड हम लोग पढ़े हैं। यह रेडियो संचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा मंडल, आयन मंडल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। पुनः पृथ्वी पर क्या कर दी जाती है, परावर्तित कर दी जाती है। और लास्ट जो है पांचवा है वो बहिर्मंडल है, यानी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से क्या होता है, अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष में जो है हल्की गैस हीलियम और हाइड्रोजन कहाँ से तैरती है, तो इसी बहिर्मंडल से जो है तैरती रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्या आप जानते हैं को। यह जानकर आपको क्या होगा, थोड़ा सा पहले जूम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यह पॉइंट क्या है कि आपको जानकर हैरानी होगा कि पृथ्वी सूरज की ऊर्जा का जो है इतना भाग का केवल एक भाग ही प्राप्त करता है। यानी कि जो है पृथ्वी सूरज के पास जितना भी ऊर्जा है ना, यानी 2 अरब ऊर्जा का केवल एक ही भाग क्या करता है, वो प्राप्त करता है। क्या, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ हमें क्या पढ़ना था, मौसम एवं जलवायु को। क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा, धूप निकलेगी। कितनी ही बार जो है हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम क्या होती है, वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान की औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाता है। देखिए मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है। मौसम जो होता है वो मौसम क्या है, मौसम जो है ना वो वायुमंडल घंटे, प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन जो है वो इस दिन प्रतिदिन जो है बदलती है। मौसम क्या होता है, याद रखना होगा यह पॉइंट। मौसम किसे कहते हैं, तो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की जो है स्थिति होती है। ठीक ना, यानी प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, मौसम बदलती रहती है। किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान की औसत मौसम, यानी दीर्घकाल तक हम गणना करते हैं किसी स्थान की औसत मौसम को, वह जो है जलवायु बताता है। वह क्या बताता है, जलवायु को बताता है। क्या अब आप जो है समझ गए कि इस मौसम को दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं। तो याद रखिएगा मौसम क्या होता है, दिन प्रतिदिन बदलते रहता है। और जब दिन प्रतिदिन बदलते रहता है और दीर्घकाल तक हम मौसम की जो है किसी भी स्थान की औसत मौसम की जो है गणना करते हैं, और गणना करने के बाद जो है उस स्थान की जलवायु को हम लोग जो है बताते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए तापमान किसे कहते हैं, तो आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप, वायु में क्या है कि वायु में जो है मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। तापमान किसे कहते हैं, वायुमंडल में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतु के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, ज्यादा गर्म होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और तापन है। यह सब हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं। देखिए अतापन एक हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, मौसम किसे कहते हैं, और दूसरा जलवायु किसे कहते हैं, महत्वपूर्ण था। ठीक ना। उसके बाद देखिए अतापन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूरज से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे अतापन कहलाती है। क्या कहलाती है, अतापन। सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर क्या होती है, घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है।
इसके बाद देखिए कह रहा है क्या आप समझ गए होंगे कि ध्रुव जो है समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यानी कि जब हम क्या कहते हैं विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, तापमान जो है वो कम होते जाता है, जिसकी वजह से ध्रुव पर क्या है, बर्फ जमा हुआ है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसल नहीं उग सकेगी। गांव की अपेक्षा नगर का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह उष्मा को क्या करती है, मुक्त करती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान क्या होता है कि बढ़ जाता है। ठीक ना। अब देखिए वायु दाब किसे कहते हैं। वायु दाब, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगती है। हमारे शरीर पर क्या होती है, उच्च दाब के साथ बल लगती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है ना, यह बल इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब जो है हमारे ऊपर सभी दिशा से लगता है। वायु का दाब क्या होता है, हमारे ऊपर, और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। यानी कि जितना बल जो है हमारे शरीर पर वायु के द्वारा लगाया जाता है, उतना ही बल हमारा शरीर भी जो है उस वायु को भी लगाता है, जिस वजह से वैलेंस बन पाता है और जिस वजह से हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर जो है वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाएगा, वायु दाब। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। यानी वायुमंडल में जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, दाब जो है वो कम होते जाएगा। ठीक है। अब समुद्र स्तर पर वायु दाब क्या होती है, सर्वाधिक होती है, और ऊंचाई पर जाने पर यह क्या होता है, घटता जाता है। ऊंचाई पर जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वायु का दाब जो होगा, प्रेशर जो होगा वह घटता जाएगा। वायु दाब का जो है क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थिति वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। यानी कि जिस क्षेत्र में तापमान क्या होता है, अधिक होता है, उस क्षेत्र में वायु क्या होता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद वायु हल्की हो जाती है, और हल्की होने की वजह से यह ऊपर उठती है, और जिस वजह से उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से जो है यह वायु ऊपर उठती है, उस क्षेत्र में वायु की कमी होती है, और वायु की कमी होने से वायु दाब क्षेत्र, निम्न वायु दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब जो है बादल युक्त आकाश एवं नम्न मौसम के साथ जुड़ा होता है। निम्न दाब किसके साथ, बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। तो याद रखिएगा कि गर्म वायु ऊपर उठती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे दाब क्या होता है, कम होते चला जाता है। अब कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु क्या होती है, ठंडी होती है। जिस क्षेत्र में तापमान कम है उस क्षेत्र का तो वायु स्वाभाविक है कि ठंडी होगी, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। यानी जब वायु भारी होती है तो वह वायु क्या होती है, ठंडी होती है, और ठंडी होने की वजह से वायु जो है निम्नजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। यानी कि क्या होगा कि वायु जब ठंडी होगा तो वह वायु भारी होगी, और भारी होने की वजह से यह ऊपर उठ नहीं पाएगी, और ऊपर नहीं उठेगी तो उस क्षेत्र में क्या होगा, उच्च दाब क्षेत्र बनाएगी, याद रखना है। और वायु अगर गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तो जिस क्षेत्र से ऊपर उठ रही है उस क्षेत्र में निम्न दाब बनाएगी। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। जब क्या होता है, दाब जो होता है उच्च होता है ना, उच्च दाब होता है, तो क्या होता है कि वायु नीचे होता है, और वायु नीचे होता है तो आकाश क्या होता है, स्वच्छ होता है। लेकिन जब निम्न दाब होता है तो उस क्षेत्र में बादल युक्त आकाश एवं नम्न मौसम के साथ, यानी कि जब क्या कहते हैं, दाब कम होता है ना, निम्न दाब होता है, तो उस क्षेत्र में बादल बना रहता है, और जिस क्षेत्र में दाब उच्च होता है उस क्षेत्र का वायु तो नीचे रहता है, तो आकाश क्या होता है, स्वच्छ होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। निम्न दाब का अर्थ क्या हो जाएगा, दाब जिधर कम रहेगा उधर से क्या करेगा, दाब जिधर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा की ओर से कम की ओर भागेगा। ठीक है। अब देखिए पवन किसे कहते हैं।
पवन जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि क्या कहते हैं, पवन किसे कहते हैं, तो वायु की गति को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। और इस वायु का गति कैसा रहेगा, किस दिशा की ओर रहेगा, तो उच्च दाब की क्षेत्र से जो है निम्न दाब की क्षेत्र, यानी कि जिधर उच्च दाब का अर्थ क्या हो जाएगा, इस क्षेत्र में वायु की मात्रा अत्यधिक है और निम्न दाब की क्षेत्र में जो है वायु की मात्रा कमी है। तो जिधर वायु की मात्रा अत्यधिक होगी उधर से ही तो कमी की ओर दौड़ेगी, इसलिए कहता है कि उच्च दाब की क्षेत्र से निम्न दाब की क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है, इसे ही क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, क्योंकि इस वायु में क्या है, गति है और गतिशील वायु को पवन कहते हैं। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेजी होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है, यानी कि इधर जैसा कि मान लेते हैं कि पूरब की ओर पवन चल रही है तो हम लोग पूरब की ओर चलने में हम लोग को भी क्या होगा कि आसान होगा, लेकिन हम यदि पश्चिम की ओर चलेंगे तो पवन जो है हमें धक्का तो पूरब की ओर लगाएगी, जिस वजह से पश्चिम की ओर चलना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना क्या होता है, आसान नहीं होता है। 3 अन्य उदाहरण और सोचिए जब हम तेज पवन की विपरीत दिशा में चलते हैं तो देखिए, जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई है तो पवन को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, ठीक ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पवन को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, तो देखिए पवन को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो स्थानीय पवन, दूसरा क्या है कि मौसमी पवन, तीसरा है स्थानीय पवने। देखिए स्थानीय पवने तीसरा है और पहला क्या था, अस्थाई पवने। देखिए अस्थाई पवने व्यापारिक पवन को कहते हैं। पश्चिम एवं पूरब पवने अस्थाई पवने होते हैं। पश्चिम एवं पूरब पवने क्या होता है, अस्थाई पवने होता है। याद रखिएगा, यह वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में क्या होती है, चलती रहती है। कौन सी पवन, तो अस्थाई पवन जो है निश्चित दिशा में चलती है। और मौसमी पवने, ये पवने विभिन्न ऋतुओं में यानी कि ऋतुओं में जो है अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसून पवने, ठीक है। मौसमी पवने क्या होता है, वो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्थानीय पवने। स्थानीय पवने क्या है कि ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर। क्या आपको भारत के ऊपरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवने याद है, इसे लू कहते हैं। लू क्या हो जाता है, स्थानीय पवने, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा फिर क्या है कि चक्रवात, प्राकृतिक आवेश। यह चक्रवात भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा यानी कि पूरब किसे कहते हैं। देखिए ये जैसा कि यदि हम लोग पूरब दक्षिण का बात करें, ऊपर की क्षेत्र को क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं, नीचे की क्षेत्र को दक्षिण कहते हैं और राइट की क्षेत्र को पूरब कहते हैं, लेफ्ट की क्षेत्र को क्या कहते हैं, पश्चिम कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या कहा जा रहा है कि ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात को खतरा बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिले में चक्रवात आया और 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग जो है वर्षा जलीय प्रदर्श से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग वाली पवनें 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही और तीव्र वेग वाली इसी पवन ने पेड़ को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवन, अन्य घर की छतें भी उड़ गईं। विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन लाइन पूरी तरह से कट गई। तो देखिए यह जो है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण नहीं है यह पॉइंट, ठीक है। यह पॉइंट क्या है, हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, आर्द्रता को पढ़ेंगे। आर्द्रता किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आर्द्रता किसे कहते हैं, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशय से
वाष्पित होता है, यानी जल जो है पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशय से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। तो याद रखिएगा, आर्द्रता किसे कहते हैं? तो वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। और जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे जो है हम आर्द्र दीन कहते हैं। जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? आर्द्र दीन। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता क्या होती है? बढ़ती जाती है, और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सुखाने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि आर्द्र दिन में इसलिए कपड़े सुखाने में जो है वो काफ़ी समय लगता है, क्योंकि वायु में जो है वो पानी है, जलवाष्प है, तो कपड़ा तो सूख नहीं पाएगा, एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। क्या होता है? जलवाष्प जब क्या होता है? संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनता है। क्या होता है? यह ठंडा होने जब जलवाष्प क्या होता है? ऊपर उठता है, और ऊपर उठने की वजह से ठंडा होता है, और ठंडा होता है तो यह संघनित होता है, और ठंडा होकर जल की बूंद बनता है, संघनित होता है, और इन्हीं से बादल बन जाता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। यानी कि जलवाष्प क्या हुआ? ऊपर उठा, ऊपर होकर ठंडा हुआ, और ठंडा होकर इतना भारी हो गया कि यह ठंडा होकर इतना भारी हो गई कि अब यह तैर नहीं पाएगी, और जब यह तैर नहीं पाएगी तो यह क्या होगी कि अब यह वर्षण के रूप में जो है नीचे आ जाएगी। उसी को क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। अब देखिए, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद चिन्ह छोड़ते हैं। में क्या छोड़ते हैं? पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजन से निकली नमी संघनित हो जाती है, और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है, और पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला बरसन वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। भौम जल मतलब अंदर की जल, मिट्टी के। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्व से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ से नीचे बहता है एवं निचले इलाके में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। एक संवहनी वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा, तीसरा चक्रवाती वर्षा। तो याद रखिएगा, वर्षा कैसे होता है कि जलवाष्प क्या होता है? गर्म होकर ऊपर उठता है, और ऊपर उठने के बाद यह ठंडा होना शुरू हो जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि इतना ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है कि अब वह जो है तैर नहीं पाएगा ऊपर में, और तैर नहीं पाता है तो वह जो है अब नीचे गिरने लग जाती है, वर्षण होने लग जाती है, जिससे वर्षा हो जाता है। अब देखिए, पौधा यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ दिया गया है कि पौधा तथा जीव जंतु को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। यानी वर्षा जो है इतना हो ताकि न बाढ़ आए न सुखाड़ हो, तो यह क्या है? हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब यह सब क्या है? अभ्यास का प्रश्न है। आप यदि इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो इस अभ्यास का प्रश्न जो है वो ऑटोमेटिक जो है बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए